हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में, जो कि है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की, जो मैक्स वेबर ने प्रपोज की थी। ये थ्योरी का फोकस है ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्ट्रक्चर और हायरार्किकल सिस्टम बनाना, ताकि सब कुछ एफिशिएंटली और सिस्टमेटिकली हो। तो कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि हायरार्की। इस थ्योरी में हायरार्की पे काफी जोर दिया गया है, मतलब एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है जिसमें अथॉरिटी लेवल्स डिफाइन होती है, राइट। मतलब मान के चलिए, एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है उसके नीचे जो वर्कमैन है। ऐसा ऐसा हायरार्की रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइज रूल्स फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में स्टैंडर्डाइज रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी को एंश्योर करते हैं, राइट। फिर आता है डिवीजन ऑफ लेबर। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन हो और लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन सके, ठीक है ना। तो अगर आप एक ही काम को डेली करते रहेंगे, इससे क्या हुआ, आप एक्सपर्ट बन जाओगे उस पर्टिकुलर काम पे। तो डिवीजन ऑफ लेबर इसीलिए किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा इंपर्सनल रिलेशंस। तो यहाँ डिसीजंस काफी ऑब्जेक्टिव लिए जाते हैं बिना किसी पर्सनल प्रेफरेंस के। यानी कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, तो डिसीजन उस ऑब्जेक्टिव के बेस में ही डिसीजन लिया जाता है, राइट। किसी के पर्सन ना कि किसी के पर्सनल प्रेफरेंस से। उसके बाद आता है मेरिट बेस्ड प्रमोशन। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होना चाहिए प्रमोशन, ना कि फेवरेटिज्म से, ठीक है ना। तो थोड़ा एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ एडवांटेजेस भी दिए गए और कुछ क्रिटिसिजम्स भी है। तो कुछ तो एडवांटेजेस में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी आती है और काम प्रेडिक्टेबल भी बन जाता है, और करियर ग्रोथ के लिए भी क्लियर पाथ मिलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिस्टम थोड़ा रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इसका इम्पर्सनल नेचर कभी कभी डिह्यूमनाइज भी लगता है। मतलब इस पे ह्यूमन का जो रिलेशंस है ना, उसमें मायने नहीं करती है। इसमें क्या होता है, रिजिड रिजिड रूल्स होता है जो फॉलो करना होता है, ठीक है ना। तो तो अब चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी की तरफ, जो कि हेनरी फायोल ने डेवलप की थी। फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो काम डिवाइड करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। फिर आता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़े थे ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है। एक अथॉरिटी जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, वो डाउनवर्ड आता है, ऊपर से नीचे तक आता है। मतलब टॉप लेवल से लो लेवल तक आएगा अथॉरिटी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये फ्लो करता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये अपवर्ड जाता है, राइट। तो मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है ऑर्डर देने की, और उन्हें उसके रिजल्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्या होता है, एडहेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू वन मैनेजर ओनली, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक एम्प्लॉय एक मैनेजर को ही रिपोर्ट करेगा। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान फॉर ए ग्रुप विथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव। सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक ही प्लान फॉलो होगा, जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले आता है, उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन,
तो सबको फेयर पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा फायोल बताया है, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन, बैलेंसिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड रहता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्केलर चेन, मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी, जो प्रीवियसली मैंने बताया था ना। पहले क्या होगा, स्केलर चेन, मैनेजर क्या होगा, सुपरवाइजर को डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइजर क्या होगा, वॉकमैन को वॉकमैन को डायरेक्ट करेगा। फिर आता है ऑर्डर, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस है ना, उनको सब ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ताकि काम तरीके से हो और डिसिप्लिन से हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है इक्विटी, मतलब हर एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करना जरूरी है, ठीक है ना। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय का जो जॉब है उसको स्टेबल करने का कोशिश किया जाता है उनको, और जॉब स्टेबिलिटी देकर, ठीक है ना। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या आ रहा है, एनकरेजिंग एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव। कुछ भी इनिशिएटिव हो सकता है, कुछ भी एम्प्लॉय का अगर कुछ आइडिया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में, तो वो इनिशिएट करने के लिए एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है। और लास्ट आता है एस्पिरेट द कॉप्स, जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट, मतलब एक साथ अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काम क्या होगा, सक्सेसफुल भी रहेगा, और काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम होते रहेगा। तो टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए ताकि टीम वर्क और यूनिटी बनाए रखे। ओके, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, फाइल के प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक और इफेक्टिव बनाते हैं, ये बेसिक चीज है, ठीक है ना। और ये क्या, क्लियर फ्रेमवर्क भी दिया जाता है मैनेजमेंट फंक्शन में। और कुछ क्रिटिसिजम्स भी है, और वो क्या है कि ये थोड़ा रिजिड है, और चेंजिंग कंडीशंस में अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे डेली लाइफ में। तो दोस्तों, ये था ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का ओवरव्यू। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।